हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महाट्रांस को, तो उसी का पार्ट नंबर 46 लेके आया हूं। तो इससे पहले मैंने लगभग आपको 45 सेशन दिए हैं। तो जिन्होंने ये 45 सेशन नहीं देखे होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो जहां पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट में सभी के सभी प्रीवियस सेशन आपको मिल जाएंगे, या फिर मैं बोलूँगा आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सभी सेशन देख सकते हो। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप जो भी मैं सेशन लेता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो वो कोई भी सेशन मिस ना करो। एंड जिनको चाहिए भाई सभी सेशन के पीडीएफ, आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी सॉरी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। यस। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको ये पता रहेगा कि भाई पढ़ा कौन रहा है राइट ना। सो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर टीचर एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई 2018 19 एंड 20। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। तो ये तो रहा मेरा सिलेक्शन बेटा, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर, राइट। एंड अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये तो रहा मेरा एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम देखेंगे पावर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और पावर सिस्टम का ये बेसिकली पार्ट नंबर 8 है, और डे वाइज अगर हम देखें तो ये हमारी सीरीज का 46 डे है, राइट ना। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि भाई पहला क्वेश्चन मैंने क्या रखा हुआ है। तो ये कंसेप्ट मैंने कल परसों से हमारी चल रही है, तो जो भी रेगुलर है एस्पिरेंट उनको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस मतलब क्या पूछा है। ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस मतलब यहाँ पर बेसिकली उन्होंने पूछा है जी एम आर, राइट ना। और जी एम आर का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, सेल्फ जीएमडी होता है ना। यस। सभी चीजें पता होनी चाहिए कि जी एम आर इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ। क्या लिखना है मुझे, सेल्फ लिखना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सेल्फ। जीएमडी भी हम बोलते हैं, और जीएमडी मतलब ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस होता है, तो सेल्फ जीएमडी आपको पूछा गया है। इस कंडक्टर का, द कंडक्टर इन अ टर्म्स ऑफ द रेडियस आर। और उसकी रेडियस किसने इस कंडक्टर की, तो रेडियस आर है, तो इतने रेडियस सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये रेडियस आपके पास आर है अप टू दिस, राइट ना। और ये भी रेडियस आपके पास डेफिनेटली कितनी रहेंगी, आर रहेंगी, ऐसा उन्होंने बोला है। इंडिविजुअल स्टैंड की कितनी रेडियस है आपके पास, आर है। एंड 3 इक्वल स्टैंड्स है शो इन फिगर, और ये सभी की सभी स्टैंड्स कैसे आपके पास इक्वल है। इसलिए मैंने बोला कि अगर इसकी इतनी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस अगर आर है, तो इसकी ये भी रेडियस आर ही रहेगी, इसकी ये भी रेडियस आर ही रहेगी, ये भी आर रहेगी बेटा, ये भी आर रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इतने भी आर ही रहेगी। तो उन्होंने बोला है कि इसका आपको ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला था जी एम आर इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इस कंडक्टर का सेल्फ मतलब सेल्फ आप क्या बोलोगे, उसकी एक रेडियस आ जाएगी, तो आप क्या बोलोगे सर, आर डैश। यस। देन उसका इस कंडक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप कितना बोलोगे, तो सर ये हो जाएगा हमारे लिए 2r। ध्यान से सुनना, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2, ये मल्टीप्लाई होगा 2 into r मल्टीप्लाई विद दिस कंडक्टर का, ये कंडक्टर का इस कंडक्टर से, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये वाले पहले वाले स्टैंड का दूसरे वाले स्टैंड से, तो डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 2r, राइट। अब ध्यान से देखना, ऐसे 3 कंडक्टर है, तो इसकी मैं पावर कितनी लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ 1/3, राइट। 1/3 लिख सकता हूँ, 3 स्टैंड से, बेसिकली कंडक्टर नहीं बोलूंगा मैं, 3 स्टैंड से, तो ये सीधा सीधा मैं 1/3 लिख सकता हूँ। तो 1/3 मतलब कितना, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि सर क्यूब रूट ऑफ आर डैश इंटू 2r, अब ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 2r इंटू आपके पास 2r ऐसा लिख सकता हूँ। बट आर डैश होता क्या है, तो आर डैश ये हमारे पास 0.7788 इंटू आर होता है ना। यस, ऐसे ही होता है ना। तो इसको अगर मैं पुट करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.700, तो इसकी वैल्यू e⁻1/4 होती है, राइट ना, e⁻1/4 होती है। और यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, तो दिस इज माई आर, तो ई आर डैश इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ। तो मुझे बताओ e⁻⁻1/4 को ही हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, e⁻−0.4 इंटू आर, राइट। तो ये आर डैश बनेगा। तो इसका मतलब जहां पर आर डैश है, जहां पर आर डैश है वहां हम क्या लिख सकते हैं, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ आर डैश मतलब e⁻⁻0.24
इंटू 2r इंटू 2r हम लिख सकते हैं, और सॉरी यहाँ पर r आ जाएगा, राइट ना, यहाँ पर r आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर कहाँ पर है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी बहुत बड़ी चिंता नहीं थी बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और शायद से ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क भी दिया था, राइट ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर दिया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, और इसको भी हम प्यार से समझेंगे। क्या बोला है, व्हेन द डायमीटर ऑफ द कोर एंड द केबल इन एंड अ केबल डबल द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस क्या रहेगा। मतलब उन्होंने ये बोला है कि सपोज आपके पास ये कोर है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरा केबल रखा, पूरी शीट गीत पूरी लगाकर, पूरी सब चीज़ें लगाकर ऐसी चीज़ें रखी है। तो ऐसा समझ लो, इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस r है, एंड इसका ओवरऑल शीट का रेडियस अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो ये कितना रेडियस है, सपोज कैपिटल R और ये स्मॉल r, राइट ना, यस। तो इसका ये जो आपके पास केबल है, या फिर मैं बोलूँगा इस केबल का ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना रहेगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो d डिवाइडेड बाय, हम ऐसा लिखेंगे ना सर, डी मतलब डी नहीं, यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर हमारे लिए केबल के लिए क्या होता है, तो आर डिवाइडेड बाय आर होता है, राइट ना, यस, आर डिवाइड बाय आर होता है केबल के लिए। तो मुझे एक चीज बताना बेटा, अब उन्होंने ये बोला है कि इसी को ही अगर मैं दुगना कर दूं, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर मैं चीजें बता रहा हूँ। ऐसे ही चीज उन्होंने बोला कि इस r को मैं दुगना कर दूं, मतलब r की जगह पर 2r, और इस r को भी वो दुगना कर रहा है, मतलब कोर को भी ट्वाइस कर रहा है, डबल कर रहा है, एंड केबल को भी ट्वाइस कर रहा है, मतलब इस r को भी वो कितना बोल रहा है, 2r। तो आपके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट आएगा, तो कुछ नहीं, जहां पर r है वहां पर ये सब चीजें रख देना। तो 2 इंटू इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ 2r डिवाइडेड बाई 2 इंटू r, राइट ना। तो मुझे एक चीज बताना बेटा, यहाँ पर बस मुझे एक चीज बताना, तो ये टू गेट्स कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि सर दिस इज माई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r डिवाइडेड बाय एल एन इंटू आर डिवाइडेड बाय आर। तो मुझे बताओ कि ट्वाइस करने पर भी ये सपोज हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, एंड ये सपोज हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है भैया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, या फिर मैं बोलूंगा दिस इज माई कैपेसिटेंस 1, और ये हमारे पास कैपेसिटेंस 2। तो आप क्या बोल सकते हो सर, कैपेसिटेंस 1 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस 2 है सर। क्यों, क्योंकि सर आर आर 2 टाइम्स हुआ था, तो ये सर कट रहा है ना, दोनों की दोनों जगह से। तो सर डबल डायमीटर करने से भी हमारे पास कैपेसिटेंस सेम ही रहेगा, मतलब हम क्या बोलेंगे सर, रिमेन्स अनचेंज बोल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, रिमेन्स अनचेंज। तो रेडियस बढ़ाने से या ट्वाइस करने से, दोनों की दोनों रेडियस ट्वाइस करने से कैपेसिटेंस सेम ही रहेगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, एंड यहाँ पर क्या चीजें बोली गई, यहाँ पर क्या बोला है, लेंथ ऑफ द केबल इज डबल्ड, इट्स कैपेसिटेंस विल बी, कैपेसिटेंस कितना रहेगा। तो मुझे एक चीज बताना, अगर आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हो तो कितना है भाई, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एल एन आर डिवाइडेड बाय आर, ये आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, सभी को पता है ना, यस। अरे बेटा यही है ना केबल के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लेंथ, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ वाइज अगर हम देखें तो हम क्या इसको मल्टीप्लाई बाय यल नहीं बोल सकते, बोल सकते ना, अरे बोल सकते, बिल्कुल हम बोल सकते हैं सर, इसको हम लेंथ वाइज देखेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय यल कर देंगे। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं सर, जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है कि नहीं है, राइट। तो इसका मतलब सर जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ द कैपेसिटर इज डबल, अगर लेंथ हमारे पास 2 टाइम्स हो चुकी है, लिसन केयरफुली, लेंथ हमारे पास 2 टाइम्स हो चुकी है तो कैपेसिटेंस भी 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, यस। लेंथ एंड कैपेसिटेंस याद रखना, लेंथ एंड कैपेसिटेंस जो होता है केबल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैपेसिटेंस का लेंथ एंड कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या बोलेंगे सर, हमारे पास कैपेसिटेंस भी दुगना होगा, तो इसका आंसर क्या देंगे हम, ऑप्शन नंबर सी, दुगना, ट्वाइस हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा, राइट। यही अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात कर लेता बेटा, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कल ही हमने देखा था। तो लेंथ बढ़ने पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट जाता है, बट केबल का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए इनवर्सली है, बट कैपेसिटेंस के लिए बच्चा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सभी के सभी जो फॉर्मूला है इसको कंसेप्चुअली भी मैं बता सकता था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन तो यही है, ये बस मैंने एक्स्ट्रा की चीजें रखी है। यहाँ पर क्या बोला है, सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग, सस्पेंशन इंसुलेटर की क्या है आपके पास स्ट्रिंग है, हैज अ 3 यूनिट, उसके स्ट्रिंग के कितने यूनिट है, 3 है। मतलब बेसिकली नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं यहाँ पर, तो n की वैल्यू बेटा आपके पास 3 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ डिस्क कितने आपके पास, 3 है, तो n इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिस्क। तो 3 यूनिट है ना आपके पास, 3 यूनिट है। एंड उन्होंने बोला कि ग्राउंड कैपेसिटेंस, अब ग्राउंड कैपेसिटेंस मतलब ये होता है बेटा सेल्फ कैपेसिटेंस। यस, नो सॉरी, ग्राउंड कैपेसिटेंस, द ग्राउंड कैपेसिटेंस मतलब ये बेसिकली म्यूचुअल कैपेसिटेंस होगा, राइट ना। द ग्राउंड कैपेसिटेंस मतलब ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस है, वो कितना है 0.2 सी। एंड उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि द सेल्फ कैपेसिटेंस मतलब सी, यस उन्होंने बोला है सी है, राइट। देन उन्होंने बताया बेटा कि स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या रहेंगी, कि बताओ स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या रहेंगी, ये उन्होंने बोला, क्या बोला है, स्ट्रिंग इफिशियंसी। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब स्ट्रिंग इफिशियंसी उन्होंने परसेंटेज में पूछी है, तो ठीक है। तो इफिशियंसी का हमने एक फॉर्मूला, ये आप सभी को पता होगा, स्ट्रिंग इफिशियंसी का ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, डिवाइड बाय n इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर के पास कितना वोल्टेज है, ये रहेगा। तो 3 डिस्क के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला ऐसा नहीं बन सकता क्या, परसेंटेज स्ट्रिंग इफिशियंसी। तो पूरे स्ट्रिंग के लिए वोल्टेज हम ऐसा बोलेंगे कि सर 3 डिस्क है तो V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट ना। तीनों डिस्क का वोल्टेज जैसे V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब हमारे पास पूरे स्ट्रिंग का वोल्टेज मिल जाएगा। यस, होल स्ट्रिंग का वोल्टेज हमें ऐसा ही मिलेगा ना। यस, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय, हम ऐसा कर सकते हैं कि n है, याद रखना, दिस इज n इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिस्क इनटू नियरेस्ट टू द कंडक्टर। अब कंडक्टर यहाँ है तो उसके नियरेस्ट वाला वोल्टेज कौन सा है, V3 वाला है कि नहीं ना, V3 है ना। तो हम नियरेस्ट टू द कंडक्टर मतलब यहाँ पर V3 लेंगे। यस, अब आपको सभी को पता होगा कि V1 V2 V3 इनको इन टर्म्स ऑफ K में V1 में हम लिख सकते हैं, तो ये V2 की वैल्यू है, राइट ना। तो मतलब V1 को हम V1 रखेंगे, बट V2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो V1 इंटू 1 प्लस हम K लिखते हैं कि नहीं लिखते, किसको, V1 को। प्लस V3 को हम क्या लिखते हैं बेटा, V3 को हम क्या लिखेंगे सर, V1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर, ये सभी को पता होना चाहिए। डिवाइड बाय हम क्या करेंगे सर, n इंटू V3 को हम क्या करेंगे, V1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर हम कर सकते हैं, इंटू 100 करना पड़ेगा। अभी आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। यस, अब यही सब चीजें आपको पता होगी। इसमें देखो, अब कोई मुझे ये कमेंट ना बोले सर आपने एक्सप्रेशन कहाँ से लिया, बच्चा आपको मैं ना फॉर्मूले ये दे रहा हूँ, याद रखना, दिस इज एमसीक्यू टाइप ऑफ सेशन। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि भाई ये डेरिवेशन आए कहाँ से। अगर किसी को दिक्कत आ रही होंगी तो मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग इफिशियंसी के ऊपर एक सेशन दिया हुआ है, उसको देख के आना, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने देख के आना। स्ट्रिंग इफिशियंसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी, स्ट्रिंग एंड स्टैग सैग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशन दिया है, वहां पर ये सभी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है, राइट ना। यस, यहाँ से अगर V1 को कॉमन लेंगे तो V1 आ जाएगा। एंड ये देखना आपके पास 1 प्लस, यस 1 प्लस आपके पास कितना होगा, तो ये 4K प्लस आपके पास एक K स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर n होगा, ये V1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस ये K स्क्वायर होगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज में लेके आ रहे हैं। तो ये देखो ये V1 कट जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता K स्क्वायर प्लस, हम क्या बोल सकते हैं भाई इसको, 4K K स्क्वायर प्लस 4K प्लस हम क्या बोल सकते हैं भाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। 3 क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 1 आपके पास बनेगा, गेटिंग माई पॉइंट। यस, प्लस 1 आपके पास बनेगा, ये 1 1 1 यहाँ पर 2 बचेगा ना बेटा। यस, तो मैंने गलत लिखा, यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि एडिशन हो जाएगी पूरी। यस, एडिशन सबकी हो जाएगी, नहीं नहीं 1 2 3 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 रहेगा, आई एम सॉरी मैंने कैसे 1 लिखा। यहाँ पर बेटा आपके पास 3 होगा क्योंकि 1 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1, 3K हो जाएगा, 3K, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इसका मतलब सर अगर मुझे K की वैल्यू पता चल जाएंगी तो हम यहाँ पर इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय K, तो K मैंने आपको बताया कि हमेशा CM डिवाइड बाय CS होता है। तो CM की वैल्यू कितनी है रे सर, 0.2 C एंड CS की वैल्यू C, तो C कटेगा, तो K की वैल्यू आपके पास 0.2 ही रहेगी। और मैंने तेरी सेशन में भी बताया K हमेशा हमारे पास लेस देन 1 होता है, K हमेशा लेस देन 1 होता है, ऑलवेज याद रखना। यस,
के हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, तो के इज ऑलवेज सीएम अपॉन सीएस होता है। यहाँ पर पुट करोगे तो पूरी की पूरी के की वैल्यू पुट कर लेना। तो अभी मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, तो इसका आंसर मैं आपको सीधा दे रहा हूँ, 78% आता है, क्योंकि मुझे पता है के की वैल्यू जब 0.2 होती है ना, तो मैंने याद करके रखा था कि इसकी वैल्यू आपके पास 78% होती है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल हमें याद भी करने होते हैं कि के की वैल्यू ये रहेंगी, तो हम सीधा उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आपके पास 78% बिल्कुल सही है। यस, इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, के की वैल्यू आप अगर यहाँ पर लेके आओगे तो 78% आपके पास बिल्कुल सही है। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे आएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या बोला है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। द स्ट्रिंग इफिशियंसी इन अ स्ट्रिंग ऑफ द सस्पेंशन इंसुलेटर, इफ द पोटेंशियल अक्रॉस द ईच डिस्क इज सेम, सभी डिस्क में आपके पास सेम वोल्टेज है, देन स्ट्रिंग इफिशियंसी कितनी रहेगी। यस, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी कितनी रहेंगी, तो ऐसा समझ लो इसके अक्रॉस में भी V/3 है, इसके अक्रॉस में भी V/3 है, सभी के अक्रॉस में सेम वोल्टेज है ना, तो टोटल वोल्टेज ध्यान से देखना सेम रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ना ऐसा थोड़ा कंसेप्चुअल भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो, स्ट्रिंग इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला है, चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ। स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है सर, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर, स्ट्रिंग वोल्टेज या फिर टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय हम n इंटू हम बोल सकते हैं नियरेस्ट डिस्क वोल्टेज डिस्क वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वट एवर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वोल्टेज। देखना सब में टोटल वोल्टेज सपोज वी रहेगा, ध्यान से देखना, टोटल वोल्टेज आपके पास सपोज वी रहेगा। तो सपोज हमारे पास कितने डिस्क है बेटा, यहाँ पर डिस्क की भी बात नहीं की, तो हम सपोज बात करेंगे सर एन डिस्क है, तो एन ही रखेंगे। अब हर एक डिस्क में सपोज इक्वल इक्वल वोल्टेज जाएगा, तो जो नीचे डिस्क रहेगी उसके अक्रॉस में भी आपके पास कितना वोल्टेज रहेगा, तो वी बाई एन ही रहेगा ना। यस, मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो आप क्या बोलोगे, सर ये टोटल वोल्टेज कटेगा, सर ये एन कट जाएगा, तो कितना रहेगा सर हमारे पास 100%। यस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 100% रहेगा। अब किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैं एकदम आसान भाषा में बताता हूँ। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी कम होने का मतलब ये होता है कि आपके पास हर एक डिस्क के स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% से कम होने का मतलब ये, यहाँ पर कुछ डिफरेंट वोल्टेज, यहाँ पर कुछ डिफरेंट वोल्टेज, और इस डिस्क के अक्रॉस में कुछ डिफरेंट वोल्टेज। तो ये अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो अगर आपके पास हर एक डिस्क में होता है, तो अगर होने लगा तो इससे स्ट्रिंग इफिशियंसी घटने लगती है। बट अगर हर एक डिस्क में अगर मैं सपोज मेजर करूं, यहाँ पर जितना वोल्टेज है उतना ही अगर यहाँ पर भी वोल्टेज मिला और उतना यहाँ पर भी वोल्टेज मिला, तो इसका मतलब वोल्टेज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट है हमारे सभी डिस्क के अक्रॉस में। जहां पर वोल्टेज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहां पर स्ट्रिंग इफिशियंसी हमेशा याद रखना कितनी होती है, 100% होती है, राइट ना। तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया, वहां से हम बोल सकते थे इसकी इफिशियंसी 100% हो सकती है। तो सेम अगर वोल्टेज सभी डिस्क के अक्रॉस में रहेगा, तो इफिशियंसी हमेशा याद रखना 100% रहेगी, राइट। तो ये सब चीजें तो मतलब समझाने के लिए रखी है, बट जब भी सभी डिस्क के अक्रॉस में सेम वोल्टेज आएगा, तो याद रखना वहां पर इफिशियंसी 100% होगी। एंड ये जो अनइक्वल वोल्टेज जो जाता है, वो बिकॉज ऑफ ड्यू टू किसके वजह से जाता है सर, बिकॉज ऑफ ड्यू टू के की वजह से जाता है अनइक्वल वोल्टेज। और के क्या है, तो क्या हमारे पास सीएम अपॉन सी एस है, राइट ना। तो ये जो कैपेसिटेंस इफेक्ट है अगर हमारे पास जीरो हो चुक होगा सपोज किसी रीजन वाइज, तो आपके पास के बचेगा क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं, लिसन केयरफुली, ये जीरो हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हमारे पास के भी जीरो हो जाएगा, के जीरो हो जाएगा, तो हमारे फॉर्मूले में कुछ भी चीजें नहीं बचेगी, मतलब इफिशियंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 100% हो जाएगी। याद रखना, के जीरो हो गया तो हमारे पास इफिशियंसी 100%, और के जीरो तभी हो सकता है जब हमारे पास सीएम जीरो हो जाएगा, राइट ना। और सीएम कब जीरो हो जाएगा सर, सभी के बीच में इक्वल वोल्टेज आ जाएगा। अब वैसे ही चीजें हमें पता है सर, कैपेसिटिव इफेक्ट अगर हम डीसी में लगा दे, तो डीसी में कैपेसिटेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, राइट ना, डीसी सप्लाई में। इसका मतलब सर अगर मैं डीसी सप्लाई ध्यान से देखना, डीसी सप्लाई दूंगा, तो सर हमारे पास कैपेसिटेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कैपेसिटेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब के हमारे पास जीरो हो जाएगा। के जैसे ही जीरो, तो अगर आप स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालोगे तो वो भी हमारे पास 100% ही आएगी, याद रखना। तो डीसी के केस में भी इफिशियंसी आपकी 100% ही होती है, डीसी सप्लाई के केस में। एंड अगर इक्वल वोल्टेज बोला तभी भी हमारे पास स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% ही होती है। यस, तो याद रखना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला गया है देखो, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी अनडिजायरेबल है ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अनडिजायरेबल है।
तो अगर आप सभी देखोगे तो हाई डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए, हाई परमेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, राइट ना। और हाई इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, रेजिस्टिविटी भी होनी चाहिए। तो अनडिजायरेबल एक ही है कि उसकी लो डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अनडिजायरेबल पूछा था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है लो डेंसिटी, आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल की एक्सेप्टेबल नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बोला है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम हम कहाँ पर बेसिकली यूज कर लेते हैं। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम अगर आप अपने घर के बाहर जाकर देखोगे ना, तो अगर आपके गली में जो फीडर आया हुआ है बच्चा, उस फीडर में आपको ये चीज मिल जाएंगे कि सपोज बी फेज, ए फेज एंड सी फेज, इस तरीके से चीजें मिलेंगी। और वहां पर आपके पास एक न्यूट्रल भी रहेगा। तो इसका मतलब ये कितने फेज है, तो 1 2 3 वायर काउंट करोगे तो 3 वायर और एक 4 वायर, राइट ना। तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है, तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम हमेशा आपके घर के बाहर, मतलब उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम यूज कर लेते हैं, राइट ना। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और कभी अगर आपको पूछा किसी ने कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने वोल्टेज की होती है, तो आप बोलना 33 kV जो वोल्टेज है, 33 kV जो वोल्टेज है बेटा, ये प्राइमरी वोल्टेज लेवल है। सेकेंडरी वोल्टेज लेवल आपके पास 11 kV टू आपके पास 440 kV आपके पास ये सेकेंडरी वोल्टेज है। एंड प्राइमरी ट्रांसमिशन तो याद रखना, प्राइमरी ट्रांसमिशन मतलब बड़े वाली चीज है, राइट ना। प्राइमरी ट्रांसमिशन छोड़ो, तो मैं इतना बोल देता हूँ कि ट्रांसमिशन के आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ट्रांसमिशन का वोल्टेज कितने लेवल तक जाता है। तो कोई बता सकता है कमेंट में कि अरे मुझे एक्स निकालना है भाई। ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज लेवल है बेटा, अप टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, याद रखना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास होता है 66 kV। तो जहां पर भी 66 kV या तो 66 kV से बड़ा वाला वोल्टेज आपको मिलेगा, तो याद रखना अगर आप पारेशन में ज्वाइन हो जाते हो तो ये आपकी पारेशन का वोल्टेज लेवल है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महा ट्रांसको में सबसे कम वोल्टेज है 66 kV, ये महा ट्रांसको का वोल्टेज है। उसके ज्यादा जितना भी वोल्टेज आएगा हमारे महापारेशन में आएगा, उससे छोटू वाला वोल्टेज 66 से छोटू वाला डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है, राइट ना। यस। चलो नेक्स्ट थिंग हम देख लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पर बस उन्होंने यही बोला है कि शीट इज नॉर्मली यूज्ड इन केबल टू। किस लिए हम शीट यूज कर लेते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक और फेमस क्वेश्चन है। तो शीट से हम बेसिकली मॉइस्चर को प्रिवेंट कर लेते हैं, मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि बताओ भाई शीट कहाँ किसके बीच में लाई करता है, तो देखना लीड शीट होता है, मटेरियल याद रखना इसका, लीड शीट होता है। लीड शीट आपके पास बेसिकली बेडिंग एंड इंसुलेशन के बीच में लाई करता है, पेपर इंसुलेशन के बीच में लाई कर लेता है। ऐसा आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताओ भाई आर्मोरिंग आपके पास किसके बीच में लाई करता है, तो वो सर्विंग एंड बेडिंग के बीच में लाई करता है, राइट ना। यस। एंड उनके साथ साथ इन सभी के मटेरियल आपको याद रखने की, भाई कंडक्टर कौन से मटेरियल का होता है, इंसुलेशन कौन से मटेरियल का होता है, बेडिंग किसकी यूज की जाती है, आपके पास लीड शीट किसकी है, एंड देन आपके पास आर्मोरिंग किसकी है, सर्विंग किसकी है। यस। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और इनके फंक्शन भी पता होने चाहिए। जैसे कि आपके पास लीड शीट जो है वो आपके पास मॉइस्चर से प्रिवेंट करती है बेसिकली आपके कंडक्टर को, राइट ना। मॉइस्चर से बचाती है आपके कंडक्टर को। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंडक्टर से आया हुआ, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये सेशन थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करना है। यस, क्योंकि आपको आज के आज ही देना है ना ये चीज़, इसलिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, द कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल आर स्टैंडर्ड। अंडरग्राउंड कंडक्टर आपके पास स्टैंडर्ड क्यों होते हैं, अंडरग्राउंड कंडक्टर आपके पास स्टैंडर्ड क्यों होते हैं बेटा, तो इसलिए होते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये देखो ये अंडरग्राउंड केबल किस तरीके से फ्लेक्सिबल है, मतलब यहाँ से सीधा गया देन इधर से इसको ऐसे मुड़ना है। तो अगर ये स्टैंडर्ड ना होते, अगर ये स्टैंडर्ड कंडक्टर ना होते, तो इस तरीके से आप इसको फ्लेक्सिबल बना सकते थे क्या, नहीं। तो कंडक्टर फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल मतलब कहीं पर भी मुड़ने चाहिए इस तरीके से। यस। तो इसलिए हमारे पास अंडरग्राउंड केबल जो होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडक्टर से बनते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब ऐसे छोटू 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 कंडक्टर होते हैं, ये स्टैंड्स होते हैं, एंड उस स्टैंड से आपके पास एक बड़ा कंडक्टर बनता है, राइट ना। यस। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर, सॉरी आपके पास जो अंडरग्राउंड केबल है, बेसिकली बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड से बनते हैं, राइट ना। एंड इससे आपके पास और एक फायदा हो जाता है बेटा, स्किन इफेक्ट आपके पास कम हो जाता है, पता है ना। यस। क्योंकि देखो अगर आप एक हॉलो कंडक्टर यूज कर लेते हैं, हॉलो कंडक्टर पता है हॉलो कंडक्टर क्या होता है ना, सभी को पता होगा। हॉलो कंडक्टर मतलब ऐसा एक एकदम सीधा सीधा कंडक्टर पूरा भरा हुआ।
तो इसके बाहर वाले हिस्से में ही अगर एसी पास कर लेते हो तो इसके बाहर वाले हिस्से से करंट पास होता है, राइट ना? यस। तो इससे होगा क्या कि आपका देखो हॉलो कंडक्टर यूज करने से कंडक्टर तो हॉलो नहीं, सॉरी, सॉलिड कंडक्टर, राइट ना? हॉलो नहीं बात कर रहा मैं, सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से इस बाहर वाले हिस्से से करंट फ्लो हो जाएगा, तो ये बीच वाला तो किसी काम का ही नहीं रहा ना, ये वाला करंट पोर्शन ऑफ दिस का केबल। तो हम क्या कर लेते हैं, बीच वाला भी पोर्शन यूज हो, इसलिए हम ना क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज कर लेते हैं। इससे होगा क्या, तो बेटा इससे फायदा ये होगा कि अगर हम इसमें छोटू 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 स्टैंडर्ड सपोज कंडक्टर यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, ये एक छोटू कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल एक छोटू कंडक्टर है ऐसा, राइट ना? तो इससे क्या होगा कि इसके अंडर भी आपके पास स्किन इफेक्ट होता रहेगा। यस, इसके अंडर भी स्किन इफेक्ट होता रहेगा, हर एक स्टैंडर्ड के अंडर। देखो स्किन इफेक्ट तो हम नलीफाई नहीं कर सकते, बट अब इससे देखना आपके पास स्किन इफेक्ट कैसे नलीफाई हो रहा है, ओवरऑल स्किन इफेक्ट कैसे नलीफाई। एक इंडिविजुअल स्टैंड के अंदर स्किन इफेक्ट होगा, एक इंडिविजुअल स्टैंड के पास आपके पास स्किन इफेक्ट होगा, बट ध्यान से देखना इसके अंदर में भी अब आपके पास करंट का डेंसिटी दिखाई दे रहा है आपके पास। मतलब आपके पास स्टैंड के एकदम सेंटर में तो करंट नहीं पास होगा, यहाँ पर नहीं पास होगा, बट देखो यहाँ पर ये पोर्शन जो आपके पास प्रीवियसली किसी काम का नहीं था, वहां पर भी करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करने से हमें ये फायदा मिल जाता है कि हमारे पास स्किन इफेक्ट भी कम हो जाता है, इवन दो हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। तो इसका एडवांटेजेस है, प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्किन इफेक्ट रिड्यूस कराने के लिए हम स्टैंडर्ड केबल कंडक्टर यूज कर लेते हैं बेसिकली अंडरग्राउंड वाले। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो उससे पहले ये क्वेश्चन छूट गया था हमारा, उसको देख लेते हैं क्या बोला है। थ्री वायर डीसी सिस्टम मेक्स, थ्री वायर डीसी सिस्टम में, थ्री वायर डीसी सिस्टम में क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। तो वोल्टेज लेवल कौन से अवेलेबल होते हैं, तो अगर आप देखोगे थ्री वायर डीसी सिस्टम, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये न्यूट्रल है। तो तीन वायर का डीसी सिस्टम है ना, राइट? तो बेटा यहाँ पर दो वोल्टेज लेवल रहेंगे, कौन कौन से, एक तो देखना आपके पास ये पॉजिटिव वी और वी। अब ये दोनों वोल्टेज सेम ही रहेंगे, लिसन केयरफुली, लोग इसको तीन वोल्टेज बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं। देखो बेटा, इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बीच में सपोज आपके पास कितना वोल्टेज रहेगा, तो आप बोलोगे सर इसके बीच में हमारे पास कितना वोल्टेज रहेगा, सर पॉजिटिव वी रहेगा। इस निगेटिव एंड न्यूट्रल के बीच में आपके पास निगेटिव वी रहेगा। एंड अगर सपोज मैं इस पॉजिटिव एंड निगेटिव के बीच में अगर वोल्टेज देखने की कोशिश करूंगा, तो ये वाला वी प्लस ये वाला वी कितना रहेगा हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 200 टू वी रहेगा, राइट ना? जैसे कि हमारी एचवीडीसी है, मतलब आपकी भी वही रहेंगी, जब अगर सॉल्व सेलेक्ट हो जाओगे और कोई अगर मेरे एचवीडीसी में आ जाता है, मतलब हमारे एचवीडीसी में, तो आपको 500 केवी प्लस माइनस का वोल्टेज मिल जाएगा, जहां पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। अब ये 500 केवी प्लस माइनस जो डीसी है ना हमारे पास, चंद्रपुर टू पढ़ के जाने वाली लाइन एचवीडीसी बच्चा, तो इसमें भी वही है कि ये प्लस 500 वोल्ट है, किलो वोल्ट इधर, और इधर कितना रहेगा आपके पास, इधर कितना रहेगा रे बेटा, इधर माइनस 500 वोल्ट रहेगा। तो हम इसको ऐसा नहीं बोलते कि प्लस 500 माइनस 500, तो हम इसको प्लस माइनस 500 बोलते हैं। मतलब है तो मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही ना, भले प्लस रहे माइनस रहे, बट माइनस मैग्नीट्यूड वाइज 500 500 ही ना। बट हम इसको हजार भी कैसे बोल सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में सीधा सीधा अगर देखें, तो ये 500 प्लस उधर का 500, यस ये जीरो नहीं हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1000 किलो वोल्ट की हमारे पास एचवीडीसी बेसिकली लाइन है, प्लस 500 और निगेटिव 500। तो दो वोल्टेज लेवल होती है, याद रखना, या तो उसके दुगना मतलब 2V, या तो आप एक V बोल सकते हो, बट डोंट बी कॉल्ड एज अ थ्री वोल्टेज लेवल, पॉजिटिव निगेटिव एंड 2V, ऐसा नहीं होता। दो वोल्टेज लेवल ले सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, एक तो 500 और दूसरा रहेगा हमारे पास सपोज 1000, मतलब एक V और दूसरा रहेगा आपके पास 2V। तो थ्री वायर डीसी सिस्टम में आपके पास दो वोल्टेज लेवल अवेलेबल होते हैं, एक रहेगा आपके पास V जो एक पोल एंड न्यूट्रल के बीच में रहेगा, एंड दूसरा रहेगा पोल टू पोल, जिसे हम बोलते हैं 2V, राइट? इसको पोल बोला जाता है डीसी में, याद रखना बेटा, इसे हम पोल बोलते हैं। और हमारी एचवीडीसी में पोल टू पॉजिटिव है अगर आप कभी आओगे तो, एंड जो पोल वन है हमारे लिए निगेटिव बेटा, निगेटिव पोल जो चंद्रपुर टू पढ़ गए। अब इसके बारे में तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, इसमें कोई मतलब ज्यादा बताने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं रात दिन इसी में काम कर रहा हूँ, 500 के भी एचवीडीसी में। चलो अब आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि सस्पेंशन इंसुलेटर्स आर यूज्ड व्हेन ट्रांसमिशन वोल्टेज इज, ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होने पर हम सस्पेंशन इंसुलेटर यूज कर लेते हैं। तो आपको एक चीज पता होगी कि जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है बच्चा, इसके ऊपर भी मैंने सेशन लिया हुआ है, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, स्ट्रिंग
एंड आपके पास सैग, इसके ऊपर सभी सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसको प्रॉब्लम आ रहा है देख लेना। तो पिन टाइप इंसुलेटर हम अप टू 33 केवी यूज कर लेते हैं, अप टू 33 किलो वोल्ट तक हम यूज कर लेते हैं। उसके बियॉन्ड जब वोल्टेज चले जाते तो हम क्या कर लेते पता है, तो हम एक डिस्क यूज कर लेते बेसिकली। डिस्क, डिस्क में डिस्क ऐड करके, ऐसे डिस्क ऐड करेंगे, डिस्क 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 ऐड करेंगे सर, डिस्क ऐड करेंगे बेटा। और इन सभी डिस्क को जब हम ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास बनता है सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर, ओके ध्यान से देखना, इससे बनता है सस्पेंशन इंसुलेटर। जैसे कि ये एक डिस्क है, इसको हम मैं बोलता हूँ सपोज D1, ये एक दूसरी डिस्क है D2। ऐसे ये सभी चीजें बनाकर हमारे पास ये क्या बनेगा पता है, ये बनेगा सस्पेंशन, क्या बनेगा बच्चा, सस्पेंशन इंसुलेटर बनेगा, राइट ना। तो ये सस्पेंशन इंसुलेटर हम कहाँ पर यूज कर लेते हैं, देखो हमें पता है कि पिन टाइप इंसुलेटर सर 33 केवी तक ही चलता है। तो सर अगर हमारे पास 66 किलो वोल्ट रहे सर, 110 किलो वोल्ट रहे, 132 किलो वोल्ट रहे सर, 220 किलो वोल्ट रहे, जो हमारी लेवल है ना 400 किलो वोल्ट रहे सर, राइट ना। सर हमारे पास 765 किलो वोल्ट रहे सर, ऐसे जगह, या फिर हम एचवीडीसी की भी बात कर रहे हैं हमारे महापारिशन की, तो 500 किलो वोल्ट एचवीडीसी रहे सर। तो यहाँ पर सर हम 300 किलो वोल्ट वाला पिन टाइप इंसुलेटर तो यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं वहां पर डिस्क यूज कर लेते हैं। तो एक डिस्क हम सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, एंड उससे हमारे पास एक सस्पेंशन इंसुलेटर बनता है। तो इसका मतलब जहां पर ये सभी चीजें क्या है बच्चा, ये सभी चीजें हमारे लिए हाई वोल्टेज है ना, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज की कैटेगरी में आती है सभी चीजें। तो हाई वोल्टेज के लिए हम क्या कर लेते हैं, सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, तो हाई वोल्टेज में हम सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर बेसिकली यूज कर ले। लो वोल्टेज के लिए आपके पास पिन टाइप इंसुलेटर शक्ल है, ये सब चीजें अब देख लेना, वो इंसुलेटर वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी इम्प्रूव मतलब आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर क्या बोला है, द स्ट्रिंग इफिशियंसी इज इम्प्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग यस, प्रैक्टिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो किससे हम प्रैक्टिकली, बेसिकली प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकली पूछा उन्होंने, प्रैक्टिकली एक्चुअल में, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बट एक्चुअल में हम किससे स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये सभी मेथड ध्यान से सुनना, सभी मेथड स्ट्रिंग इफिशियंसी इंप्रूव करने के लिए, बट प्रैक्टिस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं बोलूंगा प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली बेटा हम ना गार्ड रिंग यूज कर लेते, तो इससे हमारे पास प्रैक्टिकली स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ जाती है। प्रैक्टिकली यही चीज प्रेफरेबल होती है, बाकी सभी चीजें थोड़ी सी कॉस्टली, या फिर मैं बोलूंगा उतनी डिजायरेबल नहीं होती है स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है स्ट्रिंग इफिशियंसी में, मैं अगेन बता दे रहा हूँ बेटा, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक सेशन दिया हुआ है, तो जो मैंने बोलता हूँ ना प्रीवियस सेशन देख लेना। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर एंड सैक के ऊपर भी मैंने थेरी सेशन दिया हुआ है, वहां से देख लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्टली रिलायबल, कौन सी ज्यादा मोस्ट रिलायबल आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जैसे कि आपको पता है कि ये कैसी है आपके पास, ये सॉरी, ये आपके पास किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको बोला जाता है बेटा रेडियल सिस्टम, राइट ना। रेडियल सिस्टम ये इसको बोला जाता है, ये आपने पढ़े होंगे सिस्टम, पावर सिस्टम में। इसको बोला जाता है बेटा पैरेलल सिस्टम, पैरेलल सिस्टम। इनके खुद के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, कॉस्ट किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा, किसकी रिलायबिलिटी कम, किसकी ज्यादा, यस ये सभी चीजें। और इसको बोला जाता है बेटा रिंग मेन सिस्टम, यहाँ पर भी नाम है प्राइमरी रिंग, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ रिंग मेन सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बस इतना ही बोला कि कौन सी सिस्टम ज्यादा रिलायबल होती है। तो आपने कभी रिंग मेन सिस्टम पढ़ी रहेंगे, या फिर ये सभी सिस्टम देखे होंगे, तो इसमें एक एडवांटेज आता है कि रिंग मेन सिस्टम इज द मोस्ट रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट ना। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यार से और नजाकत से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया है उसको मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर, क्या बोला है, द कोएक्सियल केबल of the inner diameter, inner radius A and the outer radius B है। मतलब बेसिकली उन्होंने इनर आर की वैल्यू, आर की जगह पर ये यूज किया है, एंड आउटर रेडियस मतलब कैपिटल आर की जगह पर बी यूज किया है, ऐसा उन्होंने बोला है। आगे क्या बोला है, द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द परमिटिविटी सी। परमिटिविटी, इससे उन्होंने ये स्पेस फिल किया हुआ है। यस, कंडक्टर एंड आपके पास जो भी स्पेस है उसके बीच में, कंडक्टर एंड आपके पास शीट है उसके बीच में, सपोज जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया गया है उसकी परमेबिलिटी ये है।
एंड लेंथ ऑफ द केबल, केबल की लेंथ कितनी है आपके पास 4 मीटर की। तो उन्होंने पूछा है कि बताओ व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल, केबल का कैपेसिटेंस कितना रहेगा। तो मुझे अभी अभी बताया था मैंने बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केबल कैपेसिटेंस। तो केबल कैपेसिटेंस इज नथिंग बट 2 पाई क्या रहेगा बेटा आपके पास, केबल कैपेसिटेंस कितना होता है। तो केबल कैपेसिटेंस आपके पास क्या रहेगा, तो केबल कैपेसिटेंस आपके पास ये होता है ना, कोएक्सियल केबल ऑफ द इनर रेडियस, कोएक्सियल केबल ऑफ द इनर रेडियस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यस तो वो होता है बेटा आपके पास 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एल एन इंटू ओवरऑल रेडियस डिवाइडेड बाय कोर का रेडियस, यही होता है राइट। और अगर मैं लेंथ के लिए चाहता हूँ तो मुझे लेंथ से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लेंथ अगर दिए रहेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी राइट। अब यही सब चीजें हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये देखना 2 पाई इप्सिलॉन, देखो इप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ नहीं दी गई, मतलब हम वन सॉरी इप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ नहीं दी गई, मतलब हम 1 लेंगे। और देखो यहाँ पर बस अकेला इप्सिलॉन दिया गया है, तो या फिर मैं इन दोनों को कंबाइन करके चलो, इन दोनों के बदले मैं एक नॉर्मल इप्सिलॉन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो इसकी जगह पर एक नॉर्मल इप्सिलॉन आया, और यल एन कैपिटल आर की जगह पर देखो आपके पास क्या यूज कर सकते हो, तो बी यूज कर सकते हो। एंड स्मॉल आर की जगह पर हम ए यूज कर सकते हैं। एंड लेंथ कितनी मीटर की बच्चा, तो लेंथ आपके पास 4 मीटर की है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 पाई इप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस आएगा। तो वेयर इज योर आंसर, तो आप बोलोगे सर इतने फराइड का कैपेसिटर मिल जाएगा सर हमें, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। तो इतने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो अब हम देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या बोला है। 2 यूनिट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, दो ही यूनिट है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है बेटा, दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 यूनिट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज, मतलब V2 की वैल्यू कितनी दी गई है, वो है आपके पास 18.5 किलो वोल्ट। एंड द स्ट्रिंग इफिशियंसी बेटा आपके पास 75% है, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड देन उन्होंने बोला है द वोल्टेज ऑफ द लाइन कंडक्टर VL की वैल्यू कितनी रहेगी, VL की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग इफिशियंसी का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा। यहाँ पर टोटल फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय, हम यहाँ इसे कर लेते हैं n इंटू नियरेस्ट नियर डिस्क नियर डिस्क वोल्टेज हम बोल लेते हैं इसको, सपोज आसानी से मैं बोलता हूँ, और परसेंटेज में तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता कि परसेंटेज इफिशियंसी देखो भाई 75% है, यस तो परसेंटेज इफिशियंसी 75 है, तो इसमें को इसको मैं 0.75 ले सकता हूँ। और ये देखना हमारे पास ये फेज वोल्टेज बनेगा डिवाइड बाय 2 की, यहाँ पर देखूंगा मैं 2 क्योंकि एन की वैल्यू 2 है, और नियरेस्ट कंडक्टर की वैल्यू कितनी है, तो 18.5 किलो है। तो यहाँ से मुझे बताओ कि फेज वोल्टेज कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 0.75 इंटू 2 इंटू 18.5, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा रही है, 0.75 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 18.5 आपके पास आ जाएगा। तो आंसर देखना आपके पास कितना आ जाएगा, 27.75 किलो वोल्ट, जो आप लगा दोगे और आपका आंसर बिल्कुल आपको लगेगा कि सर हमारा आंसर हो चुका है एकदम करेक्ट। तो बेटा ये आंसर आपका करेक्ट नहीं, क्योंकि ये फेज वोल्टेज एंड दे आर आस्किंग द वोल्टेज ऑफ लाइन कंडक्टर, राइट राइट। आपको लाइन वोल्टेज पूछा है, तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, तो लाइन वोल्टेज हमेशा √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज होता है ना बच्चा। तो इसको आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 27.75 मल्टीप्लाई विथ √3 करोगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 48.06 किलो वोल्ट, राइट ना, यस। तो आपका बी आंसर सही है। किसी ने सपोज सी दिया होगा तो बेटा ये आपका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये फेज वोल्टेज है, ये आपके पास फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज राइट ना। आपको लाइन वोल्टेज पूछा गया तो ये आपके पास लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, गेटिंग माय पॉइंट, यस। चलो नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, नेक्स्ट चीजों में उन्होंने क्या बोला गया, क्या बोला है, अ 3 फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज सपोर्टेड बाय अ 3 डिस्क, मतलब एन की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 3 है। जिसको प्रॉब्लम आ रहा है ना, उन्होंने मेरा थ्योरी सेशन देख लेना, बिल्कुल एक बार देख सकते हो आप। एन की वैल्यू कितनी बेटा 3 है, एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द टॉप मिडल एंड लोवेस्ट यूनिट्स आर, मतलब V1 की वैल्यू आपके पास 10 किलो वोल्ट है, V2 की वैल्यू आपके पास भाई 15 किलो वोल्ट है, V3 की वैल्यू आपके पास 20 किलो वोल्ट है, ऐसा उन्होंने बोला है, यस। एंड द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ द डिस्क विल बी,
उन्होंने पूछा है कि स्ट्रिंग इफिशियंसी कितनी रहेगी, राइट ना। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, क्या आ जाएगा बताओ। टोटल वोल्टेज तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3 डिस्क है, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू, मतलब यहाँ पर यन आ जाएगा ना, यस, यन इंटू नियरेस्ट टू कंडक्टर मतलब V3 रहेगा। परसेंटेज में तो हम यहाँ पर तो डेफिनेटली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या ना इसे सर, ये 100 प्लस ये 15 प्लस ये 20 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, और यहाँ पर सर कर लेंगे 20। तो कितना हो जाएगा, अरे तो आप बोलोगे सर ये देखो ना, ये 35 और ये 45, राइट, करेक्ट है ना, 45 आ जाएगा, क्योंकि 20 और 10 30, और 30 और 15 45, तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई ये 20। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपकी इफिशियंसी मिल जाएंगे। तो 45 डिवाइडेड बाय 60 कर लोगे बस, तो और इसको परसेंटेज में करोगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो 75% बनेगा, राइट ना। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे तो भाई 75% आ ही जाएगा, राइट ना, यस, 100। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर बिल्कुल आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही प्यार से देखेंगे। क्या बोला है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर द इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। इंसुलेटर किससे मोस्टली बनता है आपके पास ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, तो इसका आंसर जो है बेटा आपके पास वो होता है पोर्सुलिन। क्या रहेगा आपके पास, पोर्सुलिन से आपके पास मोस्टली आपके पास इंसुलेटर बनते हैं पोर्सुलिन से, राइट ना, यस। और भी मटेरियल है, ग्लास होते हैं आपके पास, पॉलीमर होते हैं, बट मोस्टली पोर्सुलिन से हम बना लेते हैं, बहुत सारे मटेरियल है। तो जिसको अगर ये चीजें देखनी है तो आप हमारे इंसुलेटर वाला जो सेशन मैंने दिया है, तो वहां पर अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारी नई कंसेप्ट भी देखने को मिल जाएंगे। एंड लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। यहाँ पर मैंने क्या बोला है, the booster is used to compensate the voltage drop in a circuit, the booster is। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, जितने भी बूस्टर्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को अगर सपोज आपको कंपनसेट करना है, वोल्टेज ड्रॉप को अगर आपको कंपनसेट करना है बच्चा, तो बूस्टर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बूस्टर्स आपके हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे। किसके, सर फीडर के, फीडर के सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं ज्यादा डिस्कस करते नहीं बैठूंगा। तो वही चीज देखना कि बूस्टर्स आपके पास कहाँ पर कनेक्टेड होने चाहिए, तो सीरीज। देखो ऑप्शन नेवर कनेक्टेड इन फीडर, तो ये हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल दिया तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पर पैरेलल दिया तो दिस इज नॉट 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 ए करेक्ट। यहाँ पर क्या बोला, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड पॉजिटिव फीडर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो बूस्टर हमेशा सीरीज में ही कनेक्टेड रहेंगे, याद रखना, बूस्टर्स हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होते। तो ये अगर इतनी भी बात समझ ली ना, तो आप ये मेरे सेशन को समझ सकते हो, यस। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बेटा सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे आप देख रहे हो कि आपके एग्जाम के लिए बस 26 डेज ही बाकी है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा हर एक सेशन में गुड लक दे रहा हूँ। तो आपका प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना, और जिन्होंने अभी तक हमारे सेशन को देखा है तो आपके लिए तो मैं बोलूंगा बिग थैंक्स। एंड जिनको लग रहा है कि जो मैं सेशन ले रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है बेटा, तो आप हमारे बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हो, और शेयर सब्सक्राइब तो मैंने बोल ही दिया है। एंड आपको अगर सपोज मेरे से होना है भाई कनेक्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो एक तो चीज़ है कि आप लाइक करोगे तो मुझे फीडबैक मिल ही जाता है, बट अगर आप कमेंट भी कर लेते हो सेशन कैसे लग रहा है, क्या चालू है, या फिर आपको क्या डिमांड है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई भी अगर दिक्कत आती है तभी भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, या फिर आपको लगता है किसी जूनियर को भी ये हेल्प कर सकता है तो उनके लिए भी आप शेयर कर सकते हो। एंड सभी सेशन के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा। आप वहां पर जाकर हमारे सेशन मतलब टेलीग्राम पर जाकर फाइल सेक्शन में जाकर बेटा आपको सभी के सभी प्रीवियस सेशन के सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। वहां पर मैसेज करने की जरूरत नहीं, टेलीग्राम पर जाओगे तो फाइल सेक्शन में सभी पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यस। एंड उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके।